तो आज हम लोग मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के शेष गुण के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले वाले भाग में कल के लेक्चरर में हम लोग मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के गुण ही पढ़े थे, लेकिन वो पार्ट 1 था। आज हम लोग मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के गुण पढ़ेंगे, ये आपका पार्ट 2 भाग होगा। तो कल इसके पहले हम लोग जो पढ़े थे तो बताया गया था कि कुछ ऐसे इसके अभिक्रियाएं थीं जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बंध जो है टूट रहा था और नए यौगिक का निर्माण हो रहा था। और कुछ ऐसी अभिक्रियाएं थी जो आर का मतलब एल्किल समूह, आर का मतलब इसे एल्किल समूह है, और कार्बन और ये ऑक्सीजन के बीच में जो बांड था वो टूट रहा था और नए प्रकार के यौगिक बन रहे थे। लेकिन आज हम लोग मतलब कल वाले गुण में हम लोग क्या देखे थे कि इस एल्कोहल का कुछ ही भाग जो है रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा था, लेकिन आज एल्कोहल का संपूर्ण अणु, संपूर्ण मॉलिक्यूल्स जो है वो अभिक्रिया में भाग लेगा और नए नए प्रकार के यौगिक बनेंगे। तो आज का आपका जो गुण है तीसरा नंबर है कि अभिक्रियाएं, एल्कोहल की ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें एल्कोहल का संपूर्ण अणु भाग लेता है, संपूर्ण अणु भाग लेता है। अब पहला, सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे क्लोरीन से अभिक्रिया। अगर किसी एल्कोहल की अभिक्रिया क्लोरीन से होता है तो क्या बनेगा, देखिएगा। रिएक्शन विथ क्लोरीन। तो अगर हम मान लीजिए कि एल्कोहल में हम एथेनॉल ले लेते हैं CH3CH2OH, और इसकी अभिक्रिया अगर हम क्लोरीन से कराते हैं तो यह अभिक्रिया 2 स्टेप में पूर्ण होगी। तो पहले चरण में क्या होता है कि जब क्लोरीन से अभिक्रिया होती है तो 2 हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाता है। तो अगर 2 हाइड्रोजन निकल जाएगा तो CH3CHO बचेगा, तो यहाँ पर आपका बन जाता है एल्डिहाइड CH3CHO, और 2 हाइड्रोजन जो है इस 2 क्लोरीन से अभिक्रिया करके 2 HCl यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो पहले चरण में क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया, जिसको कहेंगे हम एथेनॉल या एस्टल्डिहाइड। और फिर ये आगे जो है फिर क्लोरीन से अभिक्रिया करता है, और देखिए 3 हाइड्रोजन यहाँ से निकल करके 3 क्लोरीन यहाँ पर आ जाता है, तो ये बन जाता है आपका CCl3CHO, जिसका नाम है क्लोरल। इसको हम क्लोरल कहते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर हम एथेनॉल की अभिक्रिया क्लोरीन से कराते हैं तो लास्ट में हमको क्लोरल मिलेगा। लेकिन अगर इसके जगह हम मेथनॉल ले लेते हैं CH3OH ले लेते हैं और इसकी अभिक्रिया क्लोरीन से अगर हम कराते हैं तो हमको फॉर्मल्डिहाइड मिलेगा। मतलब इस प्रकार का यौगिक नहीं मिलेगा, जैसे यहाँ पर एस्टल्डिहाइड मिला था वैसे यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड मिलेगा। 2 हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा तो बचेगा इसमें HCHO, और 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन से अभिक्रिया करके यहाँ पर 2 HCl बनाएगा। तो इस प्रकार से हम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया दिखा सकते हैं। दूसरा देखा जाए तो क्लोरीन मतलब दूसरा जो हम अभिक्रिया इसमें देख रहे हैं तो उस अभिक्रिया को हम कहते हैं हाइलोफॉर्म अभिक्रिया। इसको कहते हैं हाइलोफॉर्म अभिक्रिया। हाइलोफॉर्म रिएक्शन। तो देखिए हाइलोफॉर्म अभिक्रिया क्या होता है कि जब किसी एल्कोहल, माने प्राथमिक एल्कोहल कह सकते हैं, जब किसी प्राथमिक एल्कोहल या ऐसा एल्कोहल जो 2 एल्केनॉल के रूप में हो, मतलब एल्कोहलिक समूह दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ हो, तो ऐसे एल्कोहल और एसीटोन की अभिक्रिया अगर हम हाइलोजन और कास्टिक सोडा से कराते हैं तो हमको हाइलोफॉर्म प्राप्त होता है। हाइलोफॉर्म का कॉमन फार्मूला होता है, देखिए हाइलोफॉर्म का कॉमन फार्मूला है आपका CHX3, मतलब X की जगह क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। अगर X की जगह क्लोरीन लिख देते हैं
तो CH-Cl3 क्लोरोफार्म, अगर Br लिख देते हैं तो ब्रोमोफार्म, I लिख देते हैं तो आयोडोफार्म। इसको संयुक्त रूप से हम कहते हैं हाइलोफार्म। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि अगर एथेनॉल की अभिक्रिया, जैसे एथेनॉल है CH3CH2OH, इसकी अभिक्रिया अगर हम क्लोरीन और NaO से कराते हैं, Cl2 और NaO से कराते हैं, तो अभी आपको यहाँ पर देखिए हम लोग कि जब Cl2 से अभिक्रिया होता है तो यहाँ पर क्लोरल बनता है। तो हम देखिए ये अभिक्रिया 2 चरणों में हम दिखाएंगे कि जब एथेनॉल की अभिक्रिया अगर हम क्लोरीन और कास्टिक सोडा से कराते हैं तो पहले क्लोरीन जो है अभिक्रिया करेगा, जैसा कि आपको यहाँ पर बताया गया। तो लास्ट प्रोडक्ट आपका क्या है, यहाँ पर हम कह सकते हैं ना, यहाँ पर क्लोरल मिलेगा, CCl3CHO मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए ये जो है क्लोरीन अभिक्रिया किया और यहाँ पर क्या निकला था, देखिए HCl निकला था यहाँ पर, ठीक है, HCl यहाँ पर निकला था। तो हम कह सकते हैं कि जब एथेनॉल की अभिक्रिया पहले क्लोरीन से होगा तो क्या बनेगा, क्लोरल बनेगा और HCl भी बनेगा यहाँ पर, ठीक है। और जब ये क्लोरल बन जाएगा तब इसकी अभिक्रिया हम कास्टिक सोडा से कराएंगे। तो अब देखिए क्लोरल ये है, अब कास्टिक सोडा ये है NaOH और क्लोरल CCl3CHO। अब इसको देखा जाए तो यहाँ का जो ए है आपका, यहाँ से बन जाएगा क्लोरोफार्म, CH-Cl3 क्लोरोफार्म बन जाएगा, इसी को हाइलोफार्म कहेंगे। अगर क्लोरीन लेंगे तो क्लोरोफार्म, ब्रोमीन लेंगे तो ब्रोमोफार्म, आयोडीन लेंगे तो आयोडोफार्म बनेगा। और क्या बचा देखिए HCOONA सोडियम फार्मेट बन जाएगा, ठीक है। अगर इस दोनों रिएक्शन को एक साथ अगर आपको लिखना हो तो हम कह सकते हैं कि जब एथेनॉल की अभिक्रिया, दोनों को जोड़ दिया जाए, एथेनॉल की अभिक्रिया यदि हम क्लोरीन और कास्टिक सोडा से कराते हैं तो हमको मिल जाता है क्लोरोफार्म, CH-Cl3 बन जाता है और NaCl भी बनेगा, सोडियम क्लोराइड बनेगा, ठीक है। सोडियम क्लोराइड इसलिए बनेगा कि जो HCl है फिर NaO से अभिक्रिया करता है, हाँ, NaO से अभिक्रिया करके NaCl का निर्माण करता है, NaCl बनेगा। और देखिए यहाँ पर सोडियम फार्मेट बनेगा, HCOONA बनेगा और जल बनेगा, ठीक है। सॉरी, जल यहाँ पर नहीं बनेगा, केवल यही बनेगा। तो क्लोरोफार्म, सोडियम क्लोराइड और जल भी बनेगा, क्योंकि जब HCl और NaO से क्रिया करेगा तो NaCl प्लस H2O बनेगा। तो कुल अगर एक स्टेप में क्रिया दिखाना हो तो इस प्रकार से हम दिखा सकते हैं। और इस प्रकार का हाइलोफार्म क्रिया जो है वो मेथेनॉल नहीं देता है। एक बार फिर से देख लेंगे, जब किसी भी एल्कोहल, जैसे प्राथमिक एल्कोहल या 2 एल्केनॉल की अभिक्रिया हम हाइलोजन और कास्टिक सोडा से कराते हैं तो हाइलोफार्म प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हम हाइलोफार्म अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर एथेनॉल तो हाइलोफार्म अभिक्रिया देता है, लेकिन मेथेनॉल इस प्रकार की अभिक्रिया नहीं देता है, ठीक है। अगला गुण देखेंगे हम लोग, अगला देखेंगे हम तीसरा गुण में देखेंगे कि मान लीजिए किसी एल्कोहल की अभिक्रिया CH3CH2OH मान लीजिए एथेनॉल है, इसको अगर हम शांत सल्फ्यूरिक की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो थोड़ा ध्यान देना है कि शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में जब गर्म करते हैं तो इसका निर्जलीकरण हो जाता है। निर्जलीकरण मतलब जल निकल जाता है। और प्रोडक्ट क्या प्राप्त होगा वो डिपेंड करेगा कि यहाँ पर टेम्परेचर आपका कितना है। यदि टेम्परेचर लगभग 160 to 170 डिग्री सेल्सियस रहता है तो यहाँ से जल का निराकरण हो जाता है। OH यहाँ से निकल जाता है, H यहाँ से निकल जाता है, तो OH और H निकल जाएगा तो CH2 बचेगा, मतलब हमको एल्कीन मिल जाएगा। CH2 डबल बॉन्ड CH2 और प्लस H2। देखिए जल निकल गया तो इसी क्रिया को हम निर्जलीकरण कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जब एल्कोहल को अगर एथिल एल्कोहल को अगर हम शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 160 to 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर गर्म करेंगे तो हमको एथिन मिलेगा और यहाँ पर जल निकल जाएगा, मतलब हमको एल्कीन प्राप्त होता है।
और यही टेम्परेचर अगर मान लिया जाए, ये टेम्परेचर ये भी आपका इथेनॉल ही है, केवल टेम्परेचर थोड़ा सा कम कर दे, आपका कंसनट्रेट H2SO4 रहेगा, लेकिन टेम्परेचर अगर कम कर दें थोड़ा सा 140 के आसपास कर दें डिग्री सेल्सियस, तो इसके 2 अणु भाग लेते हैं, और 2 अणु अगर C2H5OH अगर मान लीजिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर लिख दिया जाए C2H5OH के 2 अणु यहाँ पर लिखा गया है, और इसमें से जल का एक अणु निकाल दिया जाए तो C2H5OC2H5 मतलब हमको ईथर प्राप्त होगा, C2H5OC2H5 और प्लस H2O। मतलब अगर टेम्परेचर कम हो जाएगा तो ईथर मिलेगा, और टेम्परेचर जब इतना रहेगा तो हमको एल्कीन मिलेगा। तो इस प्रकार से हम एल्कोहल से एल्कीन या ईथर हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अगला गुण देखेंगे। अब थोड़ा सा यहाँ पर देखना है कि ये जो निर्जलीकरण की क्रिया हुई, तो कभी आपके पाठ्यक्रम में भी है कि एथिल एल्कोहल का निर्जलीकरण की क्रिया विधि क्या है, मतलब ये जो अवक्रिया हो रही है यह किस प्रकार से संपन्न होती है। तो एक बार एथिल एल्कोहल के निर्जलीकरण की क्रिया विधि थोड़ा सा हम लोग समझ लेंगे। देखिए ये अवक्रिया कैसे संपन्न होती है, इसका मैकेनिज्म क्या है। तो आप देखिए ये शांत सल्फ्यूरिक अम्ल है H2SO4, तो ये अगर वियोजित होगा तो क्या देगा, हाइड्रोजन आयन देगा और बाइसल्फेट आयन देगा HSO4 माइनस। अब देखिए ये आपका एथेनॉल है, एथेनॉल को हम ऐसे लिख सकते हैं CH3 CH2 और ये आपका OH। अब यहाँ पर देखते हैं कि ऑक्सीजन के पास अंतिम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक हाइड्रोजन के साथ एक कार्बन के साथ बंध बना लिया है, तो 2 जोड़ा इलेक्ट्रॉन इसके पास है, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर। और ये क्या करता है, अगर किसी के पास जानते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो वह किसी को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो ऐसे पदार्थ को हम लुईस क्षार कहते हैं। मतलब यह क्षार की तरह व्यवहार करता है। तो क्षार का व्यवहार क्या है, वह प्रोटॉन को ग्रहण करता है। ये जो सल्फ्यूरिक अम्ल प्रोटॉन यहाँ देता है, ये प्रोटॉन को जो है ये ग्रहण करता है। कैसे ग्रहण करता है थोड़ा देखिएगा यहाँ पर। H प्लस का मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है इसको दे देता है ना, और अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चला जाएगा तो O पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं CH3 CH2 OH2 प्लस। देखिए H जुड़ जाएगा तो OH2 और ये आपका प्लस हो जाएगा, चूँकि इसका इलेक्ट्रॉन इस पर चला गया तो ये ऑक्सोनियम आयन बन गया आपका। और फिर क्या होगा, चूँकि यहाँ पर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दिया तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, इसलिए ये जो बंध है, ये जो बंध दिखाई दे रहा है, ये बंध दुर्बल हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। तो ये क्या करता है कि तुरंत ये जो आपका इंटरमीडिएट कंपाउंड्स बना, इसमें से एक प्रोटॉन जो है यह किस प्रकार से दे करके स्थायी यौगिक बनता है, इस पर इसको थोड़ा देखेंगे। देखिए CH3 है तो इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, CH3 को HCH2 और फिर CH2 और OH2 यहाँ प्लस है। अब क्या होगा, ये बंध टूटेगा और दोनों इलेक्ट्रॉन चला जाएगा यहाँ पर। अब इसका इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर चला गया तो H प्लस के रूप में बाहर निकल जाएगा ये, और यहाँ पर आप क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो हो जाएगा आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 और ये प्रोटॉन आपका बाहर निकल जाएगा। अब यह जो प्रोटॉन है अब इसके साथ अपक्रिया करके बाइसल्फेट आयन से क्रिया करके फिर सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण कर लेगा। ठीक है, तो ये आपका मैकेनिज्म है निर्जलीकरण का, किस प्रकार से निर्जलीकरण की क्रिया होती है। आगे गुण देखेंगे। अगर हम डी देखिएगा, एल्कोहलों का अगर ऑक्सीकरण कराते हैं, ऑक्सीकरण देखिएगा, ऑक्सीडेशन, तो होता क्या है कि अगर हम प्राथमिक एल्कोहल लेते हैं CH3 CH2 OH मान लीजिए प्राथमिक एल्कोहल, और इसका ऑक्सीकरण जो है अगर अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में कराई जाती है। अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या है, ऑक्सीकारक पदार्थ है। मतलब ये जब पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल आपस में क्रिया करते हैं
तो नवजात ऑक्सीजन बनता है और यही नवजात ऑक्सीजन किसी पदार्थ को ऑक्सीकृत करने का काम करता है। तो जब इसका किसी प्राथमिक एल्कोहल का अगर ऑक्सीकरण होता है तो पहले एल्डिहाइड बनता है। देखिए 2 H यहाँ से निकल जाएगा, CH3CHO क्या बन जाएगा, CH3CHO, और जो 2 H यहाँ से निकलेगा ऑक्सीजन से क्रिया करके जल के रूप में बाहर निकल जाएगा। और फिर क्या होगा, फिर इसका ऑक्सीकरण होगा, मतलब ये नवजात ऑक्सीजन तो पर्याप्त मात्रा में है, तो पहले एल्डिहाइड बनेगा और फिर जो है इसका ऑक्सीकरण होगा। तो किसी भी एल्डिहाइड का जब ऑक्सीकरण होता है तो अम्ल बन जाता है, एक ऑक्सीजन और यहाँ पर जुड़ जाता है, तो ये बन जाता है CH3COOH। मतलब हम कह सकते हैं कि अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट का द्वारा अगर प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराया जाता है तो पहले स्टेप में एल्डिहाइड बनता है और दूसरे में आपका अम्ल बनता है। इसी प्रकार से अगर हम द्वितीयक एल्कोहल लेते हैं, देखिए ये आपका द्वितीयक एल्कोहल है, इसका जब ऑक्सीकरण होता है, देखिए इसका जब ऑक्सीकरण होगा तो जैसे यहाँ से देखिए 2 H और ऑक्सीजन निकल जाएगा H2O के रूप में, कंडीशन वही होगा। और 2 H अगर निकल जाएगा तो CO बचेगा यहाँ पर, मतलब यहाँ क्या बन गया आपका कीटोन बनेगा। देखिए CH3COCH3 बचेगा, तो हम ऐसा लिख सकते हैं CH3COCH3 क्या मिल गया, कीटोन, जिसका नाम है यहाँ पर एसीटोन। और अगर एसीटोन जो है तो ये आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होता, लेकिन उच्च ताप पर फिर इसका ऑक्सीकरण हो जाता है और अम्ल प्राप्त होता है, CH3COOH प्लस H2O और प्लस CO2 प्राप्त होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि द्वितीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराएंगे तो पहले स्टेप में आपको कीटोन मिलेगा और दूसरे में आपको अम्ल मिलेगा। और मान लीजिए अगर तृतीयक एल्कोहल का कराना है, CH3 यहाँ भी CH3 और OH, तो यहाँ पर आप देखिएगा जो तृतीयक एल्कोहल का जब ऑक्सीकरण होगा तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अगर इसको अगर हम गर्म करेंगे तो यहाँ पर एल्कीन प्राप्त होगा, यहाँ पर एल्कीन प्राप्त होगा। देखिए OH यहाँ से और H यहाँ से निकल जाएगा और C डबल बॉन्ड CH2 बनेगा, मतलब CH3C, देखिए और CH3, और देखिए एक OH यहाँ से और एक H यहाँ से निकल जाएगा तो यहाँ CH2 बचेगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं CH2 और प्लस H2O, ठीक है, कंडीशन आपका वही रहेगा। तो इस प्रकार से जो है वैसे तृतीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण आसानी से माने नहीं होता है, ठीक है, लेकिन उच्च ताप पर जो है इसका आसानी से ऑक्सीकरण होकर के एल्कीन प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से ऑक्सीकरण के द्वारा हम लोगों को देखा कि प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण किस प्रकार से होता है। अब थोड़ा सा देखेंगे विहाइड्रोजनीकरण। विहाइड्रोजनीकरण का मतलब होता है, विहाइड्रोजनीकरण का मतलब होता है कि किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का निकलना, किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का निकलना विहाइड्रोजनीकरण कहलाता है। तो जब किसी एल्कोहल से, जैसे मान लीजिए CH3CH2OH, ये क्या है, प्राथमिक एल्कोहल है, अगर इसको हम कॉपर की उपस्थिति में, मतलब 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर, माने 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर कॉपर को गर्म करके जब हम एथेनॉल के वाष्प को इसके ऊपर प्रवाहित करते हैं तो इसमें जो है इसका विहाइड्रोजनीकरण हो जाता है, मतलब हाइड्रोजन निकल जाता है। अगर मान लीजिए कि यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा, मान लीजिए 2 हाइड्रोजन निकल जाए, H2 निकल जाए, तो क्या बनेगा, CH3CHO और प्लस H2। तो प्राथमिक एल्कोहल अगर है तो हमको एल्डिहाइड मिलेगा विहाइड्रोजनीकरण करने पर। अगर मान लीजिए द्वितीयक एल्कोहल है, यदि द्वितीयक एल्कोहल है तो कंडीशन वही रहेगा। यहाँ पर देखिए विहाइड्रोजनीकरण होगा, यहाँ से आप H2 निकाल देंगे तो बनेगा आपका CH3COCH3, मतलब आपको कीटोन मिलेगा।
और यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं क्या, एसीटोन बन रहा है। यहाँ पर 2 प्रोपेनॉल लिए हैं, द्वितीयक एल्कोहल है ये, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा एसीटोन और हाइड्रोजन यहाँ पर निकलेगा। और यदि हम तृतीयक एल्कोहल लेते हैं, देखिएगा तृतीयक एल्कोहल अगर हम लेते हैं तो जब इसका विहाइड्रोजनीकरण कराया जाता है, मतलब 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर अगर कॉपर के ऊपर प्रवाहित किया जाता है तो इसका कंडीशन वही है, जो ऊपर वाला कंडीशन है, कंडीशन वही है। तो इसका विहाइड्रोजनीकरण नहीं होता, इसका निर्जलीकरण हो जाता है। निर्जलीकरण मतलब जल निकलता है। तो देखिए OH यहाँ से और एक H यहाँ से निकल जाएगा, तो यहाँ पर खाली CH2 बचेगा और हमको एल्कीन मिलेगा। मतलब तृतीयक एल्कोहल का यदि हम तृतीयक एल्कोहल को अगर कॉपर के ऊपर 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर हम प्रवाहित करते हैं तो इसका निर्जलीकरण हो जाता है और हमको एल्कीन प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग आज देखे हैं कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के गुण क्या हैं। इसको हम लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक देख करके अपना नोट्स बनाएंगे। थैंक यू।